हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि के बारे में दिए गए सिद्धांतों के, जिनमें से एक हमने पढ़ा था स्टार्च शर्करा सिद्धांत, जो कि सायरे व लॉयड के द्वारा दिया गया था। एक परिकल्पना पढ़ी थी स्टीवर्ड के द्वारा दी गई परिकल्पना, जिसमें इन्होंने इसी में कुछ परिवर्तन करके बताया गया था। आज हम यहाँ सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि लेविट वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दी गई, और फ्यूजिनो और इमामुरोव ये दो वैज्ञानिक हुए हैं, इनके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ इसको आगे पढ़ें उससे पहले एक दो विशेष चीज़ें जो अपने को दिमाग में सेट करनी है, वो ये कि गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान केल्विन चक्र में भाग लेने वाला एक एंजाइम है विशेष रूबिस्को, वो नहीं पाया जाता। अर्थात यहाँ पे C3 चक्र के बजाय C4 चक्र का एंजाइम जो है पेप्को, वो देखने को मिलता है। तो बेसिकली होता क्या है, गार्ड सेल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस या अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाता है। इस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है पेप्को एंजाइम, जिसके फलस्वरूप यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH या NAD या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है? मैलिक एसिड में। और यहाँ इस दौरान NADPH2 का निर्माण भी होता है। और जो मैलिक एसिड है, चूँकि ये सारी प्रक्रिया कब संपन्न हो रही है? दिन के समय, अर्थात गार्ड सेल्स में दिन में मैलिक एसिड का निर्माण होता है। तो जो मैलिक एसिड है यहाँ क्या होता है, तो हम यहाँ सीधा लिखना चाहिए, हम यहाँ सीधा लिखेंगे डे कंडीशन है। डे कंडीशन में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान GC में क्या निर्मित होता है? मैलिक एसिड बनता है, यानी कि MA मैलिक अम्ल बनता है। ये मैलिक एसिड H+ आयनों और मेलेट किस में टूटता है? H+ आयनों और मेलेट में। यहाँ ये हाइड्रोजन आयन या जो H+ आयन है, ये गार्ड सेल्स की जो झिल्ली है उसके थ्रू बाहर जाते हैं, यानी कि इनका बहिर्गमन होता है। और साथ ही साथ इनके स्थान पर यहाँ अंदर पोटेशियम आयनों का अंदर की ओर गमन होता है, और इस दौरान ऊर्जा के रूप में ATP खर्च की जाती है। इसलिए इसको सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमन कहा जाता है। जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, तो ये पोटेशियम और मेलेट दोनों मिलकर के यहाँ पोटेशियम मेलेट का निर्माण करते हैं। जैसे ही पोटेशियम मेलेट कोशिका रस में एंटर करता है, तो वहाँ परासरणीय सांद्रता या OP के मान में वृद्धि होती है। जैसे ही OP के मान में वृद्धि होती है, तो जो गार्ड सेल्स हैं उनके DPD के मान में वृद्धि होती है। जैसे ही DPD बढ़ता है, तो यहाँ एंडोस्मोसिस यानी कि अंतः परासरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, और अंतः परासरण की क्रिया द्वारा जल के अणु अंदर जाते हैं, और जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड स्थिति में पहुंच जाती हैं। जैसे ही गार्ड सेल्स टर्जिड होती हैं, यहाँ जो रंध्र हैं वो ओपन हो जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। अब इसका उल्टा यानी कि नाइट कंडीशन। अगर हम नाइट कंडीशन की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो रोक दी जाती है, या हम ये कहें कार्बन डाइऑक्साइड के कंजप्शन की जो दर है वो कम हो जाती है। फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में जब वृद्धि होती है, तो pH के मान में कमी होती है। अर्थात उपरंध्रीय गुहा में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जब बढ़ती है, तो pH के मान में कमी होने की वजह से मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है, और इसी दौरान एब्सिसिक एसिड जो कि एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप गार्ड सेल्स की जो पारगम्यता है, जो अभिगमन की जो प्रवृत्ति है, उसमें परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पुनः हाइड्रोजन आयन जो कि पहले बाहर गए थे, वो तो बाहर से अंदर की तरफ एंटर करते हैं, यानी कि वो तो अंदर आते हैं, और जो अंदर की तरफ पोटेशियम आयन थे वो बाहर की ओर गमन करते हैं, जिसके फलस्वरूप परासरणीय सांद्रता में परिवर्तन के कारण जो गार्ड सेल्स हैं, यानी कि जो द्वार कोशिकाएँ हैं, उनकी जो परासरणीय सांद्रता या जो परासरण दाब है उसके मान में यहाँ कमी होती है। जैसे ही उसके मान में कमी होती है, तो DPD का मान भी कम हो जाता है,
डीपीडी के मान में कमी होने की वजह से यहाँ बहिर्परासरण की क्रिया यानी कि एक्सोस्मोसिस कंप्लीट होता है। एक्सोस्मोसिस के कारण कोशिकाएं फ्लैसिड कंडीशन में पहुंच जाती हैं, अर्थात स्लथ अवस्था में पहुंच जाती हैं, और जैसे ही कोशिकाएं स्लथ होती हैं यहाँ जो रंध्र हैं वो क्लोज हो जाते हैं, अर्थात जो रंध्र हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, यहाँ बंद कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि दिन के समय पोटेशियम मैलेट के कारण परासरणीय सांद्रता में वृद्धि होती है, जबकि रात्रि के समय पोटेशियम मैलेट के वापस टूटकर पोटेशियम आयनों के बाहर जाने और हाइड्रोजन आयनों के अंदर आने की वजह से परासरणीय सांद्रता या परासरण दाब के मान में कमी होती है। तो यहाँ अंतःपरासरण, यहाँ बहिःपरासरण, परिणाम होता है कोशिकाएं स्फीत, रंध्र खुले हुए, यहाँ परिणाम आता है कोशिकाएं श्लथ और रंध्र बंद। और अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे वाष्पोत्सर्जन के प्रभाव को या वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो अपने जो वाष्पोत्सर्जन के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाह्य कारक। इसमें सबसे पहले नाम आता है प्रकाश का। अब सीधी सी बात है, लाइट या डे की कंडीशन में ही रंध्र ओपन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रकाश की उपस्थिति में ही रंध्रों का खुलना और बंद होना सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव करता है। लेकिन यदि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो प्रकाश की तीव्रता या उसकी जो इंटेंसिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी तो वो एक प्रकार से टेम्परेचर को भी इंक्रीज करती है, और ऐसी स्थिति में जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो प्रकाश है वो डायरेक्टली वाष्पोत्सर्जन की दर को, रंध्रों के खुलने और जो बंद होने की क्रिया है उसको प्रभावित करके बढ़ाता है। इसी प्रकार से भूमि में उपस्थित मृदा जल या प्राप्य मृदा जो जल है जो पौधों के लिए उपलब्ध है उसकी मात्रा भी जो वाष्पोत्सर्जन की दर है उसको प्रभावित करती है। अगर पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित है तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो तुलनात्मक ज़्यादा होती है। अगर इस जल की मात्रा मृदा में कम हो जाए तो ऑब्वियसली या स्वतः ही वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो भी अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर 3 आता है तापमान। तापमान सीधे सीधे वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप वायु में जो नमी है, जो आर्द्रता है वो लगभग खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में शुष्क वायु होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, और यदि तापमान में कमी हो तो मृदा वायु में नमी बनी रहती है, और ऐसी स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो क्या रहती है, कम रहती है। अब आती है वायु। जो रंध्र हैं उनके आसपास यदि जो रंध्रों के द्वारा जलवाष्प स्रावित की जाती है उसके कारण आसपास की जो वायु है वो नम बनी रहती है। जब हवा तेजी के साथ चलती है तो ये नम वायु वहाँ से हट जाती है और रंध्रों के संपर्क में कौन सी वायु आती है, शुष्क वायु आती है। ऐसी स्थिति में भी वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आंतरिक कारकों की। तो सबसे पहले आंतरिक कारक है मूल प्ररोह अनुपात, यानी कि रूट अपॉन शूट, यानी कि मूल और जो प्ररोह है इनका जो अनुपात है वो समानुपाती होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का। अगर ये अनुपात बढ़ता है तो सीधी सी बात है वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी, और अगर ये अनुपात कम रहता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या रहती है, कम रहती है। दूसरा आता है पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना से सीधा सीधा तात्पर्य है पत्ती का जब हम LSTS जो भी काटते हैं, अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं पत्ती की बाह्य सतह पे क्यूटिकल पाई जाती है, कुछ पत्तियों में मोम की मोटी परत पाई जाती है, कुछ में रंध्र जो है वो धसे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। आदि स्थितियों में वो जो वाष्पोत्सर्जन है, ये सभी जो कैरेक्टर हैं वो वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर्ण का द्विक विन्यास। पत्ती जो है वो पौधे पर किस स्वरूप में या किस एंगल पे लगी हुई है। अगर उस पत्ती की व्यवस्था इस प्रकार है कि उस पर सूर्य का सीधा प्रकाश तेज मात्रा में पड़ता है, वायु आने पर अगर वो मान लीजिए ज़्यादा चौड़ी है, लंबी है, तो अगर वायु के साथ वो ज़्यादा संपर्क में आती है तो ऐसी स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो ज़्यादा रहती है। और बाकी छोटे आकार की जो पत्तियाँ हैं जो कि जैसे कि मरुद्भिदी पौधों में देखने को मिलती हैं, वो वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करती हैं, कम करती हैं। अब इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में कई बार वाष्पोत्सर्जन रोधी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थों के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ मैं नाम आपको बता रहा हूँ। PMA, ABA, इसके अलावा सिलिकॉन ऑयल है, इसके अलावा एस्प्रिन है। ये कुछ पदार्थ हैं इनके जो कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं। सिलिकॉन ऑयल, एस्प्रिन, PMA, फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एब्सिसिक एसिड, सिलिकॉन ऑयल, एस्प्रिन, ये सब चीज़ें जो हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करती हैं, रोकती हैं। थैंक यू।